डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम पॉइंट वाइज ये भी डिस्कस करेंगे कि किस रिएजेंट पर पहले एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएजेंट है एसिडिक KMnO4। अब देखिए, एसिडिक KMnO4 लिखा हो या हॉट KMnO4 लिखा हो या कंसंट्रेटेड KMnO4 लिखा हो, सभी केसेस में एक ही बात है। तो 1 डिग्री अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होगा और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, अगर KMnO4 किसी एल्कीन के साथ लिया जा रहा है तो एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्डेड कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्डेड कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्मिक एसिड बनता है तो फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा और वो CO2 और वाटर प्रोड्यूस करेगा। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फॉर्मिक एसिड बन रहा था ऑक्सीडेशन के बाद, वहाँ ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड भी दिया हुआ था और एक ऑप्शन में CO2 प्लस वाटर भी दिया हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा CO2 प्लस वाटर। फॉर्मिक एसिड हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज हो जाएगा KMnO4 की प्रेजेंस में और हमें CO2 और वाटर मिल जाएगा। तो ये बात हो गई KMnO4 की। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब एसिडिक K2Cr2O7। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अब अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो हमें कुछ अलग से नहीं याद करना है। जो एसिडिक KMnO4 में हो रहा था वही यहाँ पर भी होगा, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा, एल्कीन होगी तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों ही साइड से डबल बॉन्डेड कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट शॉर्ट में कहते हैं PCC। इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, NCERT में भी अलग से दिया हुआ है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है। तो PCC क्या होता है? CrO3 पिरिडीन और HCl का एक कॉम्प्लेक्स होता है। ध्यान दीजिए, आपसे PCC क्या होता है पूछा जा सकता है। सो PCC इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ CrO3 पिरिडीन एंड HCl। यहां पर ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। और यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो पूछी जा सकती है, इनफैक्ट पहले एग्जाम्स में पूछी भी गई है, ये C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करता है। ध्यान दीजिए, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करता है। अब इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए आपको कोई एक कंपाउंड दिया जाए जिसमें C डबल बॉन्ड C कहीं पर प्रेजेंट हो और उसी कंपाउंड में आगे किसी कार्बन से OH जुड़ा हो, आपको PCC दे दिया जाए और कहा जाए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिए, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब अगर वो कार्बन 1 डिग्री है तो वो एल्डिहाइड बना देगा, अगर वो कार्बन 2 डिग्री है तो वो कीटोन बना देगा। लेकिन C डबल बॉन्ड C पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C डबल बॉन्ड C इंटैक्ट अपनी जगह पर वैसे ही मेंटेन रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं
कि PCC C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करता है, और मेरे हिसाब से ये PCC का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट जिसको हम शॉर्ट में PDC भी कहते हैं। PDC फॉर्मूला है इसका, लिखा हुआ है C5H5NH होल ट्वाइस Cr2O7। ये भी क्या करता है, सेम उसी तरह से 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट रिएजेंट पर आते हैं। जोन्स रिएजेंट, पूछा जा सकता है कि जोन्स रिएजेंट होता क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन सॉल्यूशन। क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसीटोन सॉल्यूशन, मैं आपको बता दूं H2CrO4, H2CrO4 को क्रोमिक एसिड कहते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल को जोन्स रिएजेंट एसिड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को जोन्स रिएजेंट कीटोन में कन्वर्ट करता है। और यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो इंपॉर्टेंट बात ये कि PCC की तरह जोन्स रिएजेंट भी C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करता। ध्यान दीजिए, PCC की ही तरह जोन्स रिएजेंट भी C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करता। मतलब अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, तो जोन्स रिएजेंट अगर यूज करोगे तो C डबल बॉन्ड C में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कॉलिन्स रिएजेंट, यही पूछा जा चुका है FMC में पहले, जब सारे एग्जाम्स अलग अलग होते थे, कि कॉलिन्स रिएजेंट होता क्या है। CrO3 विद पिरिडीन, CrO3 विद पिरिडीन। तो एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है। उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल को ये एसिड में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान रहेगा ये आपको, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट रिएजेंट MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2। ये 1 डिग्री एलाइलिक या बेंजिलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। आई रिपीट, 1 डिग्री एलाइलिक और 1 डिग्री बेंजिलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। 2 डिग्री एलाइलिक या 2 डिग्री बेंजिलिक अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वो ये कि ये एलाइलिक या बेंजिलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब MnO2 भी C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करता है। अगर कंपाउंड में C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट होगा तो ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो जिस पोजीशन पर जैसा था वो इंटैक्ट वैसा ही बना रहेगा। तो देखिए एक बात है, अभी तक PCC में, जोन्स रिएजेंट में और MnO2 में ये बात आई कि ये C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, थोड़ी स्पेसिफिक बात है, मतलब अलग सी बात है कि ज़्यादातर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो डबल बॉन्ड को इफेक्ट कर ही देते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं जो डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक बात है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं कई बार और नया क्वेश्चन भी आ सकता है, बन सकता है। तो इसलिए ये तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट रिएजेंट पर आते हैं, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो इंपॉर्टेंट बात ये कि इस रिएक्शन का एक नाम है, इस रिएक्शन को ओपेन्योर ऑक्सीडेशन कहा जाता है।
ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। तो इस पर क्वेश्चन आया था, रिएक्शन दी हुई थी और इसका नाम पूछा गया था। तो देख लीजिए, अगर 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में या 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो हम इसको ओपेन्योर ऑक्सीडेशन कहेंगे। ओके, तो समझ में आ रहा होगा होपफुली आपको। नेक्स्ट रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड जिसको हम शॉर्ट में NBS भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं NBS का काम क्या है। वही 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है जो ज़्यादा पूछा गया। आपके यहाँ नीट जब AIPMT होता था तो तब भी कई बार पूछा गया। अगर कोई एल्कीन दे दी जाए और उसके साथ NBS दे दिया जाए, तो यहाँ पर एल्कीन के साथ जब NBS दिया होता है तो NBS एल्कीन के डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमीन को जोड़ देता है। यानी कि एल्कीन को अगर NBS के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमीन एटम लग जाएगा। इसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और यहाँ पर यानी कि फिर से वही इंपॉर्टेंट बात आ गई कि NBS भी C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, परऑक्सी बेंजोइक एसिड C6H5CO3H। ये रिएजेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जहां ये यूज हो रहा है, जिस रिएक्शन में यूज हो रहा है, उसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इस रिएक्शन में? कीटोन एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है और जैसा कि हमें पता है कीटोन का जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, लेकिन इस रिएक्शन में कीटोन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस रिएक्शन का नाम है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई रिपीट, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन के बारे में, यहां पर हम परऑक्सी बेंजोइक एसिड की जगह पर, ध्यान दीजिए, उसकी जगह पर हम कैरोज एसिड, जिसको कि H2SO5 कहते हैं, कैरोज एसिड यानी कि H2SO5 को भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले कई बार पूछी जा चुकी है, तो आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रिएजेंट पर आते हैं। ये रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हम करेंगे क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्या क्या पूछा गया है वो भी डिस्कस करते हैं और क्या पूछा जा सकता है वो भी करते हैं। तो रिएजेंट का नाम है बेयर्स रिएजेंट। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, बेयर्स रिएजेंट होता क्या है? कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। आई रिपीट, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। कभी कभी सिर्फ कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 कह दिया जाता है, कभी कभी डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 कह दिया जाता है, बट कंप्लीटली इसको कहना चाहिए कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, कलर इसका क्या होगा? ये पिंक कलर का होता है या कभी कभी इसी को ब्राइट पर्पल कलर भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसे कलर हैं, तो पिंक या ब्राइट पर्पल कलर, पिंक कलर ज़्यादा यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसका काम क्या है? ये एक तरह से अनसैचुरेशन को टेस्ट करता है, मतलब किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, उसको ये बताता है। कैसे बताता है चलिए देखते हैं। एल्कीन या एल्काइन को अगर बेयर्स रिएजेंट के साथ हम ट्रीट करते हैं तो बेयर्स रिएजेंट का पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। पहले के समय क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता था कि एल्कीन या एल्काइन को बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट किया
तो पिंक कलर रहेगा या गायब हो जाएगा? तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है और हमें ब्राउन कलर मिल जाता है। बाद में फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पिंक कलर की जगह में कौन सा कलर मिलता है? तो ब्राउन कलर मिलता है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये भी आया कि आखिर ये ब्राउन कलर क्यों मिलता है? तो ब्राउन कलर मिलता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ MnO2। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि एल्कीन एल्काइन को बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो, पिंक कलर गायब होगा या नहीं? गायब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, नया कलर कौन सा मिलेगा? ब्राउन कलर। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया क्यों मिलता है? MnO2 के फॉर्मेशन के कारण। चौथा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे, अगर कुछ नया बनाया गया तो ये पूछा जाएगा कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हो रहा है? तो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +4 में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि टोटल +3 का चेंज आ रहा है। तो ध्यान रहेगा ये। चलिए अब इसके आगे और बात करते हैं, होता क्या है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में जब एल्कीन को हम बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्कीन का पाई बॉन्ड टूट जाता है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH जुड़ जाता है। तो पहले के समय में क्वेश्चन आया था, पूछा गया इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? 3 ऑप्शन वहां बिल्कुल बेकार थे और एक ऑप्शन था ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन आया BHU में और वहां पर एक ऑप्शन ऑक्सीडेशन दिया हुआ था और वहीं पर एक ऑप्शन और था हाइड्रोक्सिलेशन। तो दोनों में से हमें कोई एक ऑप्शन टिक करना था। तो अगर हमें चूज करना हो दोनों में तो ध्यान रखिए हम हाइड्रोक्सिलेशन को टिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वहां 3 घंटे में आपको आंसर देना होगा। बाहर आते ही क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन मेन पॉइंट होता है कि आप वहां सही करें। तो वहां ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ऑक्सीडेशन, लेकिन ध्यान रखिए हाइड्रोक्सिलेशन विल बी बेटर ऑप्शन। तो हम हाइड्रोक्सिलेशन को टिक करेंगे। इसके बाद अगर और अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो आपसे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक में अगर पेपर को अच्छा करना होता है तो एग्जामिनर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व कर देता है। तो पूछ लेगा यहां किस तरह का एडिशन होगा, सिन या एंटी। तो यहां पर याद रखिए सिन एडिशन होता है, राइट? सिन एडिशन ही होता है, ठीक। चलिए अब हम बेयर्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ इससे मिलते जुलते कुछ और रिएजेंट भी आपको यहीं याद करा देता हूं। जैसे कि एक रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, OSO4, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, फॉलोड बाय सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। अगर इसका यूज करते हैं तब भी सेम रिएक्शन होगी, सिन एडिशन होगा। और 2 पाई बॉन्ड टूटने के बाद 2 एडजेसेंट कार्बन पर अगर OH लग रहा है तो हम कहते हैं ग्लाइकॉल फॉर्म हो रहा है, ठीक। जब पाई बॉन्ड टूट रहा है और दोनों अगल बगल के कार्बन पर एक एक OH लग रहा है तो हम कहते हैं कि ग्लाइकॉल फॉर्म हो रहा है, यानी कि बेयर्स रिएजेंट वाली रिएक्शन में ग्लाइकॉल फॉर्म हो रहा है। और इसी तरीके से अगर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड फॉलोड बाय सोडियम बाइसल्फाइड लेंगे तब भी ग्लाइकॉल फॉर्म होगा और यहां पर भी सिन एडिशन होगा। इसी से मिलता जुलता एक रिएजेंट और है HCO3H, HCO3H। ये भी ग्लाइकॉल बनाएगा, एल्कीन के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये भी ग्लाइकॉल बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या अलग होगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री। बेयर्स रिएजेंट में और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में सिन एडिशन हो रहा था, यहां पर एंटी एडिशन होता है, यानी ये छोटा सा फर्क आ गया। और ध्यान रखिए एग्जामिनर यही छोटी छोटी चीजों को पूछता है कि आप चेक करता है कि आपको मालूम है या नहीं। तो ये एक डिफरेंस है HCO3H में। प्रोडक्ट बिल्कुल वही बनेगा बट एंटी एडिशन होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं।
अभी मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। पिछले वीडियो में जो आप वीडियो डाला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस का, आपने देखा होगा, उसमें भी इसको डिस्कस किया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले के समय में कई बार सीधे सीधे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट होता क्या है, मतलब रिएक्शन पूछी ही नहीं, सिर्फ रिएजेंट ही पूछ लिया। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अमलगमेटेड जिंक विद HCl, अमलगमेटेड जिंक विद HCl, या उसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से ZnHg विद HCl। खास बात क्या होती है, ये कार्बोनिल कंपाउंड के यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट एल्डिहाइड या कीटोन के C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान दें, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के C डबल बॉन्ड O को ये रिड्यूस करता है, किसी और के C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे अगर कहा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एमाइड, एस्टर, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O होता है, लेकिन इनमें से किसी का भी C डबल बॉन्ड O को क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट रिड्यूस नहीं करता है। सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट रिएजेंट है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएजेंट। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिएजेंट होता क्या है। हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम, जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं N2H4/OH-। ठीक, अब इसी को दूसरी तरह से भी लिखा मिल सकता है आपको। N2H4 यानी कि हाइड्राजीन, इसको हम लिखते हैं NH2NH2। तो N2H4 की जगह NH2NH2 लिखा हो सकता है, ऑब्लिक OH- की जगह हो सकता है RO- लिख दिया जाए। RO- भी क्या होता है, बेस ही होता है, तो RO- या कोई और बेस लिख दिया जाए। तो बेसिकली हाइड्राजीन बेसिक मीडियम में प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए खैर, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएजेंट का काम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ आपको अलग से कुछ भी याद नहीं करना है। इसका काम क्या होता है, जो काम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट का था सेम वही काम इसका भी होगा, कुछ भी अलग याद नहीं करना है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो काम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट कर रहा था वही ये भी करेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन मेटल। हाइड्रोजन मेटल ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। मेटल में यहाँ पर हम निकल ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, या इस तरह का और कोई मेटल लिया जा सकता है। ठीक है, जनरली निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम ये यूज किए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ अगर निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम अगर लेते हैं तो ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि देखा जाए तो ये करीब करीब सबको रिड्यूस कर दे रहा है और क्या बना रहा है, अल्कोहल। और अगर यहीं पर एल्कीन होगी तो एल्कीन के साथ अगर इसको ट्रीट करेंगे तो हमें एल्केन मिल जाएगा। ठीक, तो बाकी सभी केसेस में अल्कोहल मिलेगा और एल्कीन के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो एल्केन मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएजेंट है B2S6 THF, यानी कि डाइबोरेन विद टेट्राहाइड्रोफ्रियॉन। इसके बारे में अगर कहा जाए ये क्या करेगा, तो ये सबको रिड्यूस कर देगा। ऊपर ये जितने भी दिए हुए हैं ऑलमोस्ट सबको वैसे ही रिड्यूस करेगा जैसे हाइड्रोजन मेटल रिड्यूस कर रहा था। सेम रिएक्शन होगी एक्सेप्ट एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को ये रिड्यूस नहीं करेगा। कहीं कहीं पर दे दिया गया है किसी किसी जगह पर कि एसिड क्लोराइड को भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन नहीं, ये एसिड क्लोराइड को ईजिली रिड्यूस नहीं कर पाता। तो चलिए खैर नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। NaBH4 विद अल्कोहल।
ये क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड विद अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है। यानी कि जितने भी कंपाउंड ये दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को ये रिड्यूस करता है और रिड्यूस करके उसी तरीके से अल्कोहल बना देता है, राइट। यानी कि काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर आती है जिस पर क्वेश्चन कई बार आया है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। इन काफ़ी सारे कंपाउंड्स में एक ऐसा कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट होगा, तो उसे भी NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ याद रखने वाली बात, NaBH4 C डबल बॉन्ड C को भी रिड्यूस नहीं कर पाता। मतलब NaBH4 की प्रेजेंस में C डबल बॉन्ड C पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट रिएजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, ये देखा जाए यहां लिखा हुआ है इट रिड्यूसेस अबव ऑल एक्सेप्ट C डबल बॉन्ड C। अबव ऑल का मतलब अभी ये जितने भी मैंने डिस्कस किए, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ये इन सब की बात हो रही है। यानी कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन सब को रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं कर पाता है। मतलब NaBH4 हो या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, दोनों C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि कोई कंपाउंड दिया गया जिसमें C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट था और साथ में आगे कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप या एसिडिक ग्रुप लगा हुआ था और पूछा गया, प्रोडक्ट बनाया गया, तो प्रोडक्ट में उन्होंने एल्डिहाइडिक ग्रुप को या एसिडिक ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन C डबल बॉन्ड C में कोई चेंज नहीं किया। यानी कि उस रिएक्शन में हमें C डबल बॉन्ड C को इंटैक्ट वैसे ही रखना था विदाउट हैविंग एनी चेंज। तो पूछा जा चुका है कि यहां पर कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो कभी ऑप्शन में NaBH4 दिया होता है तो हम उसको टिक कर सकते हैं, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कभी कभी दिया गया तो उसको टिक कर दिया। दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे, कहने का मतलब है दोनों में से कोई भी दिया हो हम उसको टिक कर सकते हैं, कोई एक ही आपको दिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से आ सकता है। तो ये ध्यान रखिए, एक साथ याद रखिए दोनों को कि NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करता है। दो के दोनों ये रिएजेंट ऐसे हैं जो C डबल बॉन्ड C को इफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं इसका काम क्या है। ये RCN को RCHO में कन्वर्ट कर देता है। एल्किल साइनाइड को अगर हम डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। ये NCERT में अलग से पॉइंट दिया भी हुआ है और इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि एक नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन, जिसमें RCN RCHO में कन्वर्ट होता है। बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। वहाँ पर रिएजेंट होता है SnCl2 और साथ में हाइड्रोलिसिस की जाती है। SnHCl और साथ में हाइड्रोलिसिस की जाती है नेक्स्ट स्टेप में। तो RCN RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एक आसान सा क्वेश्चन क्या है, अगर RCN RCHO में कन्वर्ट हो रहा है, आपसे पूछा जाए कि रिएजेंट क्या होगा, तो ज़्यादातर लोगों को याद होता है कि SnHCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वो एक नेम रिएक्शन है। लेकिन अगर एग्जामिनर को अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो वो हो सकता है ऑप्शन में SnHCl दे ही ना। अगर ऑप्शन में SnHCl ना दिया जाए और डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिया जाए तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड सेम वही प्रोडक्ट बनाएगा जो स्टीफन रिएक्शन में बनता है। हालांकि SnHCl वाली रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं, वो रिएक्शन एकदम अलग है और ये रिएक्शन अलग है।
इस रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन कभी नहीं कहेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम वही बन रहा है जो स्टीफन रिएक्शन में बनता है। मतलब RCN को RCHO में कन्वर्ट करने के दो मेथड हो गए, एक स्टीफन रिएक्शन और वहीं पर एक मेथड अभी हमने पढ़ा डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से और देखिए एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हुई हैं अगर थोड़ा सा कहीं कुछ अलग दिया हुआ है तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज लिंडलास कैटलिस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये रिएजेंट ही पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। तो PdBaSO4 पार्शियली पॉइजन्ड विथ क्विनोलिन, मतलब पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट पार्शियली पॉइजन्ड विथ क्विनोलिन। इसी को एक और तरीके से भी दिया जाता है, PD कैल्शियम कार्बोनेट पार्शियली पॉइजन्ड विथ क्विनोलिन और लेड एसीटेट और एनी सल्फर कंपाउंड। मतलब पॉइजन करने के लिए क्विनोलिन भी ले सकते हैं, लेड एसीटेट भी ले सकते हैं या कोई सल्फर कंपाउंड भी लिया जा सकता है। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ में है वो PdBaSO4 ही ज़्यादा दिया जाता है कि PdBaSO4 पार्शियली पॉइजन्ड विथ क्विनोलिन। चलिए खैर देखते हैं इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि एक एल्काइन को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजन के 1 मोल के साथ लिंडलास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाता है, मतलब एल्काइन का एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें यहाँ पर सिस एल्कीन मिलती है। याद रखिए लिंडलास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें सिस एल्कीन मिलती है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो क्या पूछा गया, एक तो मैंने जो आपको बताया लिंडलास कैटलिस्ट क्या होता है, कई बार यही पूछा गया है। दूसरा, कई बार पूछा गया लिंडलास कैटलिस्ट पर डायरेक्ट एप्लीकेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 ब्यूटाइन प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 ब्यूटाइन प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिंडलास कैटलिस्ट दे दिया, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो पूछा गया सिस एल्कीन होगा या ट्रांस एल्कीन होगा, तो वो बनेगा प्रोडक्ट सिस 2 ब्यूटीन, यानी कि सिस एल्कीन बनेगा। राइट। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते रहे, इतने ज़्यादा कि लिंडलास कैटलिस्ट देखते ही लोग सीधे सिस पर टिक कर देते हैं, कुछ नहीं सोचते। इतना मतलब इतनी बार पूछा गया कि एकदम अच्छे तरीके से रटा होता है कि बस क्वेश्चन देखा एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं बस ठीक है यार लिंडलास कैटलिस्ट है तो सिस एल्कीन होगा। अब चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन इसी पर देता हूं, इसकी दूसरी एप्लीकेशन जो पूछी जा सकती है। प्रोपाइन दे दिया जाए, 1 मोल ऑफ H2 दे दिया जाए और लिंडलास कैटलिस्ट दे दिया जाए। प्रोपाइन प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिंडलास कैटलिस्ट। पूछा जाए अब सिस एल्कीन मिलेगी या ट्रांस एल्कीन मिलेगी या 50% सिस एल्कीन प्लस 50% ट्रांस एल्कीन। तो ध्यान रखिए यहाँ तो क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है तो आपको ध्यान रहेगा, अदरवाइज एग्जाम में अगर आ जाए तो मेजॉरिटी ऐसी होगी जो सीधे सीधे बोलेगी सिस एल्कीन मिलेगी, जबकि वो गलत होगा। यहाँ पर जब प्रोपाइन को हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें प्रोपीन मिलेगी। प्रोपीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं है, और क्योंकि वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं है तो हमें ना सिस एल्कीन मिलेगी ना ट्रांस एल्कीन मिलेगी। सिस और ट्रांस की बात तो हम तब करते हैं जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही हो, तो हमें सिंपल प्रोपीन मिलेगी। सिस और ट्रांस के बारे में, सिस ट्रांस की कोई भी बात नहीं होगी वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट रिएजेंट पर आते हैं। P2 कैटलिस्ट क्या होता है, निकेल बोराइड। P2 कैटलिस्ट जिसको हम ब्राउन्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। काम क्या है इसका, सेम यही काम है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यानी कि एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा P2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हमें सिस एल्कीन मिलती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये एक वीडियो में एक साथ आपको मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है।
जिससे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज इफेक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, कौन नहीं करेगा, इन सब चीज़ों में लोगों को मैंने देखा है बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इन सब चीज़ों को एक साथ एक जगह आपको दे दिया जाए। तो मैंने दे दिया है। और अब जैसे पिछला वीडियो था, आप लोग अच्छे से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उसको, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने सभी नेम रिएक्शंस को एक साथ दिया था। जिन लोगों ने ना भी देखा हो उसको, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और 3-4 बार जब भी आपको समय मिले या कभी आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं, पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तो आप वो वीडियो लगा कर देख लीजिए। उसका बेनिफिट ये है कि उसमें जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन सबको मैंने डिस्कस किया है। और साथ ही साथ पॉइंट वाइज क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट वाइज क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। तो उससे क्या होता है, 1 घंटे का ऑलमोस्ट वो वीडियो है, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ है, तो उतनी देर में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोचिए रिवाइज हो जा रही है। तो मुझे लगता है बहुत ईजी वे है कि इस टाइम पर, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास अभी समय है नीट के एग्ज़ाम में भी, तो आप चीज़ों को भूले नहीं, टच में बनी रहे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जब कभी भी खाली समय में हो, आप ये वीडियो लगा लीजिए, उसको देखिए, सुनिए। 3-4 बार आप सुन लेंगे, आपको रिकॉल होता जाएगा और पॉइंट वाइज क्वेश्चन भी आपके तैयार होते जाएंगे। इसीलिए ये दूसरा वीडियो भी मैंने तैयार किया है जिसमें रिएजेंट्स के बारे में बात की है। और रिएजेंट्स में जो भी कन्फ्यूज़न होता होगा अब वो आपको नहीं होगा। आप इसको भी यही करिए, जब भी खाली समय हो, पढ़ने का मन ना हो, उस समय ये वीडियो लगाइए और इसको बार बार सुनते रहिए, तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा। और रिएजेंट पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आप देखिएगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से रिएजेंट्स आपको तैयार करा दूं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जिस पर्पस से मैंने ये वीडियो बनाया है, मेरा वो पर्पस सॉल्व हो, आपका रिएजेंट से अच्छे से तैयार हो जाए। तो अब मैं इस वीडियो में यहीं पर रोक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए।